Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is EFI most repeated MCQs. तो जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी कौन सी नर्व डैमेज होती है। तो जो थायराइडेक्टमी में रिकरेंट लाइनेंजियल नर्व और एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइनेंजियल नर्व ये डैमेज हो जाती है। इसके अलावा पैराथायरॉइड ग्लैंड, इंफीरियर थायरॉइड पेडिकल, सुपीरियर थायरॉइड पेडिकल, कैरोटिड आर्टरी, इनको आपने प्रिजर्व करना होता है। इसके बाद है कि मोस्ट लाइकली लिम्फ नोड इन्वॉल्व इन द ब्रेस्ट कैंसर, तो वो एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं। और जो एक्सिलरी लिम्फ नोड का लिम्फ होता है सुपरा क्लेविकुलर इंफ्रा क्लेविकुलर के पास जाता है और वहाँ से सब क्लीवियन लिम्फेटिक ट्रंक के पास जाता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गन डैमेज इन ब्लंट ट्रॉमा। तो ब्लंट ट्रॉमा में स्प्लीन होती है, पेनिट्रेटिंग के अंदर लीवर आ जाती होती है, गन शॉट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट होता है जो ब्लंट में डैमेज हो जाता है, तो वो जुजिनम होता है। इसके अलावा सीट बेल्ट इंजरी में मिजेंटेरी का टीयर होता है। नेक्स्ट है कि अगर किसी को यूनिलैटरल ब्रेथ साउंड है, ओके, एब्सेंट हो चुकी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और हाइपर रेजिडेंट परकशन होता है, तो टेंशन हिमोथोरैक्स होता है। इमीडिएटली आपने नीडल थ्रैकोसेंटेसिस करनी है, नीडल डीकम्प्रेशन करनी है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। और जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड एक्सिलरी लाइन। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी। विंकिंग ऑफ स्कैपुला लॉन्ग थोरैसिक नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ ब्लास्ट इंजरी, तो आपने ट्राइज के हिसाब से मैनेज करना होता है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक के हिसाब से। ओके, और जो ब्लंट ट्रॉमा के बाद जो इंजरी मिस हो सकती है वो डायफ्रामेटिक इंजरी होती है और ये डेडली डजन के अंदर इंक्लूड होता है। डेडली डजन के अंदर 6 इमीडिएटली आते हैं और 6 पोटेंशियली आते हैं। 6 इमीडिएटली के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल फ्लेल चेस्ट आ जाएगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, टेंशन हिमोथोरैक्स है, कार्डिक टेम्पोनार्ड है, ओपन हिमोथोरैक्स है और मैसिव हिमोथोरैक्स है। इसके अलावा जो आपके पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग जिसके लिए सेकेंडरी सर्वे करना पड़ता है उसके अंदर कौन कौन सी आती है? लाइक पल्मोनरी कंट्रियन, रप्चर ऑफ डायफ्राम, इसोफेजियल इंजरी, एयोर्टिक इंजरी, ट्रैकियोब्रोंकियल और इसके अलावा मायोकार्डिक कंट्रियन। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है। ओके, अगर आपने न्यूट्रिशन 4 हफ्तों से कम की देनी है तो आपने एनजी और एनजीटीयू पास करनी होती है। 4 से लेकर 6 या तो परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी और 6 हफ्तों से ज़्यादा तो फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी या जुजुनोस्टोमी देनी होती है। टीपीएन की क्या कंपोजिशन होती है? 3 in 1 हो सकता है, 2 in 1 हो सकता है, यानी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स हो सकते हैं, ज़्यादा कार्ब्स और प्रोटीन होते हैं एज कम्पेयर टू लिपिड्स। ओके, हाउ टू अवॉइड कैथीटर रिलेटेड इन्फेक्शन होता है। तो जो आईवी लाइंस होती है अगर सेंट्रल हो तो उसकी वजह से कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस हो जाता है और अगर पेरिफेरल हो तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। कैसे प्रिवेंट करोगे? रेगुलरली कैथीटर को चेंज करोगे 12 घंटों के बाद। ओके, और अगर कैथीटर रिलेटेड सेप्सिस हो गया तो आपने कैथीटर की टिप की और ब्लड की दोनों की कल्चर करनी होती है, ये मैच करने के लिए कि वाकई में इसी का इन्फेक्शन था। इसके बाद है न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है एक्यूट के अंदर वो सीरम एल्ब्यूमिन है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एमसीक्यू। ओके, कोई कहता है कि कभी जगह पे एल्ब्यूमिन हो जाता है, कभी किसी जगह पे ये दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन हो जाती है, कभी किसी जगह पे वेट लॉस हो जाता है। लेकिन पहले बता दूं, बेली के मुताबिक जो बेस्ट मॉनिटर है न्यूट्रिशन का वो क्लिनिकल स्टेटस होता है एज कम्पेयर टू लैब्स वैल्यू। यानी अगर आप वेट लॉस और एल्ब्यूमिन दोनों दिया हो तो आपने वेट लॉस को प्रेफर करना होता है। मैनेजमेंट इन केस ऑफ डिरेंज एनएफटी फॉलोइंग टीपीए, तो आपने फैट के कंटेंट को कम करना होता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आपने क्या करना होता है? टीपीएन को छोड़ देना होता है। तो ये टीपीएन की वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन या कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है जिसमें आपने इसको यूज़ नहीं करना होता। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन वाला। हैमरेज विद इन द 24 आवर्स। 24 आवर के अंदर जो हैमरेज होता है वो रिएक्शनरी होता है ड्यू टू लाइगेचर स्लिप। जो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन होता है वो आपका प्राइमरी होता है, जबकि 7 to 14 होता है वो आपका कौन सा होता है? सेकेंडरी हैमरेज होता है। बेस्ट इंडिकेटर टू एसेस शॉक तो वो यूरिन आउटपुट होती है, 0.5 से आपने ऊपर रखना होता है। ओके, मैनेजमेंट ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ बर्न्स नंबनेस अराउंड द माउथ है। ओके, पेरी ओरल नंबनेस है, कार्पोपेडल सपाजम है, चॉपस्टिक साइन है। तो ये क्या हो गया? कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गया है, तो आपने आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। हाइपरक्लीमिया के लिए भी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते होते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक तो वह हेमरेजिक की हाइपोवोलेमिक होता है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, क्लियर, कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, एंडोक्राइन शॉक आपको देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनेस्थीसिया वाला चैप्टर है। ओके, तो अगर किसी को मलिग्रेंसी है, फॉर एग्जांपल पेनक्रियास की, गैस्ट्रिक की, हाइपैटिक मलिग्रेंसी की, और आपने पेन को ब्लॉक करना है तो आप न्यूरोलाइसिस करोगे, सीलियक प्लेक्सस को ब्लॉक कर दोगे विद अल्कोहल। ठीक हो गया। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ स्पाइनल हेडेक। स्पाइनल हेडेक आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया में देखने को मिलता होता है। कैसे मैनेज करोगे? प्रिवेंट कैसे करोगे? मैनेज कैसे करोगे? प्रिवेंट ऐसे करोगे, लिम्ब की एलिवेशन कर दोगे और ड्यूरा के पंक्चर को मिनिमाइज कर दोगे। और आप मैनेज कैसे करोगे? बेड रेस्ट करोगे और नहीं ठीक हो रहा, फ्लूइड से भी ठीक नहीं हो रहा, कॉफी पिला दी उससे भी ठीक नहीं हो रहा,
लगा तो एपिड्यूरल ब्लड पैच कर दोगे। डोज ऑफ लिग्नोकेन, दिस इज वन ऑफ द अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन आपने रट्टा मारना है कि अगर एपिनेफ्रिन इस्तेमाल नहीं कर रही तो 3 mg, कर रही है तो 7 mg, प्राइलोकेन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 mg, और अगर नहीं एपिनेफ्रिन साथ दे रहे हैं तो 9 mg आ जाएगा। क्लियर। ट्राइड ऑफ जी है तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एमनीजिया, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन, ये आपको देखने को मिलता है। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट ऑफ टॉपिकल या लोकल एनेस्थीसिया, तो वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज कार्डिक एरिथमियास। इसके अलावा इन्फेक्शन, हीमाटोमा, ये आपको देखने को मिल सकता है। कार्डिक एरिथमिया किसकी वजह से होता है? मोस्टली हम कह सकते हैं कि लिग्नोकेन की वजह से, और कार्डियोटॉक्सिक बुप्रोपिन भी होती है। मैक्सिमम डोज ऑफ लिग्नोकेन 1 सेकंड 4.4, आगे सही नहीं है। अब स्टेटमेंट पे देखना, अगर वहां पर 7 3 या ना दिया फिर 4 लगा के आ जाना। वाई लेग्स आर रेज्ड आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ताकि स्पाइनल हेडेक वगैरह को। ये मैं क्या पढ़ने लग गया? मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज पढ़ने थे, मैं तो कोई और पढ़ने लग गया, तो वीडियो खराब हो गई। लेकिन चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। जीए के लिए जो बेस्ट इंडक्शन वाला एजेंट होता है आईवी के अंदर प्रोपोफोल, और आपका इनहेलेशन के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? सीवोफ्लोरिन होता है। बेस्ट मसल रिलैक्सेंट सुक्सामेथोनियम होता है, और सुक्सामेथोनियम के 4 एच रट्टा मार लेना। हिस्टामिन लाइक रिएक्शन होता है, हाइपरकिलीमिया होता है, इसके अलावा हाइपोटेंशन होता है, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है। और हाइपरथर्मिया की ड्रग ऑफ चॉइस डेंट्रोलिन होती है, और डेंट्रोलिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। तो सेक्सामेथोनियम के बाद आपने ईटीटी लगानी होती है। कॉज ऑफ स्पाइनल हेडेक आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो लो सीएसएफ प्रेशर ड्यू टू लीकेज है, इसमें आपने बेड रेस्ट कराना होता है। एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन देनी होती है। प्रिवेंट कैसे करोगे? लेग्स को रेस करोगे आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया, और ड्यूरा की पंक्चर को मिनिमाइज कर दोगे। ट्राइड ऑफ जीए, एमनीजिया, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन आ जाते हैं। डोज ऑफ लिग्नोकेन 1 सेकंड 3 mg पर केजी है, और एपिनेफ्रिन के साथ 7 mg पर केजी होती है। एंटीबायोटिक जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के साथ इंटरफेयर करती है, वो अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते होते हैं। हमारा ये चैप्टर है वन ऑफ द अगेन बोरिंग चैप्टर है। ओके, तो अगर आईवी ड्रग यूजर वाला पेशेंट है, उसमें हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपने डबल ग्लव्स पहने होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन करनी होती है। नेक्स्ट है कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस का जो ट्रीटमेंट है, इसमें रट्टा मार लेना कि आईवी फ्लूइड्स देते हैं। ओके, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं, वाइड लोकल डिब्राइडमेंट करते हैं, सीएन करते होते हैं। इसके साथ आपने एंटीबायोटिक देनी है, बेंजाइल पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, और आपने बायोप्सी करने से क्या मिलेगा आपको? क्या, चलो कर लेना बायोप्सी। और आपने स्किन की ग्राफ्टिंग करनी होती है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ गैस गैंग्रीन कोलोस्ट्रीडियम परफेरेंसिस होता है, जबकि नेक्रोटाइजिक फेशियाटिस मोस्टली ये पोलीमाइक्रोबियल होता है, लेकिन ग्रुप ए बीटा हेमोरेटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से हो सकता है। गैस गैंग्रीन के क्या साइन मिलते हैं? स्किन की डिस्कलरेशन, जो आपकी नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस में भी होती है। एडिमा वो भी इसमें होता है, लेकिन जो क्रैपिटस होता है, क्रैपिटस वो भी हो सकता है, लेकिन क्रैपिटस, एप्पल डिकेइंग ऑर्डर, ये गैस गैंग्रीन में रट्टा मार लेना। कोलेस्ट्रॉल एब्सेस ये ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलती है। टीबी में पहले आपको लिम्फेडिनाइटिस होता है, फिर लिम्फ नोड मैटेड हो जाते हैं, फिर आपको क्या कोल्ड एब्सेस होती है, फिर कोलेस्ट्रॉल एब्सेस होती है, फिर साइनस फॉर्मेशन हो जाती है, लिम्फ नोड मैटेड होते हैं। ये मैंने सारी स्टेजेस बता दी है ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडिनाइटिस की। ओके, अगर मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस है, एक्जिला के अंदर है, और पेन टेंडरनेस पर डिस्चार्ज है, तो हिड्रोडिनाइटिस सुपरएटिवा। अगर मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस आपके फुट के ऊपर है तो मधुरा फुट है। अगर मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस आपके बैक ऑफ नेक पे है तो कार्बंकल है। अगर मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनसेस आपके ग्लूटी रीजन पे है, ओके, तो क्या होगा? आपका पाइलोनाइडल साइनस होगा। ओके, अब जब मैं बोल रहा हूँ आपका इसका मतलब ये नहीं कि आपके वाकई में ये है पाइलोनाइडल साइनस, ये मेरा एक बोलने का तरीका कार है बस। अच्छा, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज वगैरह पे आ जाती है। सिवियर पेन इन काफ ऑन वॉकिंग, दैट मींस दिस इज द इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन होती है, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया में देखने को मिलती है। और क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया में एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स कराते होते हैं, नॉर्मल 1 से लेकर 1.2 तक होता है। क्लियर। इंटरमिटेंट क्लॉटिकेशन में 0.5 से लेकर 0.9 होता है। क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में 0.5 से कम हो जाता है, और 0.3 से कम हो गया, दैट मींस नेक्रोसिस हो गया। और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया कब लेबल करते हैं? जब रेस्टिंग पेन होता है, अल्सरेशन होता है, गैंग्रीन होता है। और क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया में पेन कैसे रिलीव होगा? जैसे अपने लेग को हैंगिंग आउट करेगा, बेड से बाहर निकालेगा, या फिर कुर्सी पे सो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेशेंट अफ्रीका से आया, लिम्ब की स्वेलिंग है, अफ्रीका से आया, लिम्ब की स्वेलिंग है, डेट मींस फिलारियासिस वगैरह हो सकता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ लिम्फेडिमा इज फिलारियासिस होता है। क्लियर। कॉजेटिव एजेंट वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नॉक्टर्नल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करा लोगे, माइक्रोफिलारी देखोगे, और ट्रीटमेंट के अंदर डाइथाइल कार्बामेजिन इस्तेमाल करोगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर वेरिकोस वेन, टेस्टिकुलर टॉर्शन, वेरिकोसील है, इसके अलावा डीवीटी है, इन सब के लिए डुप्लेंस अल्ट्रासाउंड होती है। फुगाटी कैथीटर इम्बोलेक्टमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इम्बोलेक्टमी किसमें करते हैं? एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के अंदर, जिसमें आप पहले पेन को मैनेज करते हैं, 500 यूनिट आईवी हेपरिन देते हैं, फिर आप इम्बोलेक्टमी कर देते हैं फुगाटी कैथीटर से। इसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फेमरल आर्टरी की लाइगेशन आपने की है। ओके, और इसके बाद मिस्ड पल्स है एक्सट्रीमिटीज में।
तो इस एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अजीब सा एमसीक्यू है कि पहले किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, फेमरल आर्टरी की डैमेज हो चुका है, फिर आपने लाइगेशन किया, रीपरफ्यूजन की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। ओके, इसके बाद है कॉम्प्लिकेशन आफ्टर द बर्न। ओके, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अराइजिंग फ्रॉम द बर्न टिश्यू, दिस इज कॉल्ड मार्जोलिन अल्सर है। ओके, अब ये अल्सर के एजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस करके कभी भी इसको ना छोड़ के जाना। आर्टीरियल अल्सर और जो न्यूरोपैथिक अल्सर होते हैं, पंच आउट एजेस होते हैं, इसके अलावा जो अंडरमाइंड एजेस होती है टीबी में देखने को मिलते हैं, रोडेंट अल्सर, रोल्ड एजेस, बीडेड एजेस, इन्वर्टेड एजेस, ये आपको बेजल सेल कार्सिनोमा मिलते हैं, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में इवर्टेड एजेस देखने को मिलते होते हैं। ओके, मैनेजमेंट ऑफ सर्कमफरेंशियल बर्न, सर्कमफरेंशियल बर्न्स आ गया तो आपने स्क्रोटमी करनी होती है। ओके, रिपेयर टिश्यू जो कि ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री से एक्सटेंड कर गया तो वो किलॉइड होता है, जबकि वुंड की बाउंड्री के अंदर है तो वो हाइपरट्रॉफिक आकार होता है। इसका डिफरेंस भी करके जाना, किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक आकार का एक एमसीक्यू जरूर आएगा वहाँ से। बस मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जो किलॉइड होता है ना, ये आपका एक्सटेंसर सर्फेस पे देखने को मिलता होता है, जबकि जो हाइपरट्रॉफिक आकार होता है ये आपको फ्लेक्सर सर्फेस पे देखने को मिलता होता है। जो किलॉइड होता है ये ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री से एक्सटेंड कर जाता होता है, लेकिन जो हाइपरट्रॉफिक आकार होता है वो ओरिजिनल वुंड की बाउंड्री के अंदर ही पड़ा होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रट्टा मान लेना, जो आपका जो है ना किलॉइड, किलॉइड की फैमिलियल या रेस रिलेटेड, यानी किसी फैमिली में या किसी पार्टिकुलर नस्ल में देखने को मिलता होता है, क्लियर। और जो हाइपरट्रॉफिक आकार होता है उसका ऐसा देखने को नहीं मिलता। किलॉइड आपको स्टर्नम पे देखने को मिलता है, अपर आर्म पे, चेस्ट वाल पे देखने को मिलता है, हाइपरट्रॉफिक आकार फ्लेक्सर सर्फेस पे होता है। ओके, किलॉइड स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड नहीं करता, हाइपरट्रॉफिक आकार किलॉइड को रिस्पॉन्ड कर जाता होता है। रिकरेंस रेट, ओके, रिकरेंस रेट है जिसका किलॉइड का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइपरट्रॉफिक आकार, और जो किलॉइड होता है उसका प्रोग्रेशन होता है, जबकि हाइपरट्रॉफिक आकार का क्या होता है, रिग्रेशन होता है। किलॉइड में आपने क्या देना है, इंट्रालेजनल ट्राइमसिनोलोन के इंजेक्शन देने होते हैं, और जो हाइपरट्रॉफिक आकार होता है उसमें आपने एक्ससीएन करना होता है और मॉइस्चराइजर क्रीम इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है किलॉइड का या हाइपरट्रॉफिक आकार का, वो सर्जिकल एक्ससीएन होता है प्लस इंटरस्टिशियल रेडियोथेरापी होता है। इसके अलावा सिलिकॉन जेल शीटिंग, लेजर थेरापी, क्रायोथेरापी भी कर सकते होते हैं। कितना फ्लूइड आपने 24 घंटों में देना है वो कैसे पता लगेगा, पार्कलैंड फार्मूला। कब फ्लूइड देना है, जब अडल्ट में 15 और बच्चों में 10% सर्फेस एरिया लॉस्ट हो चुका हो। तो मल्टीप्लाई करना अपने टोटल बॉडी सर्फेस एरिया को 4 से और वेट से मल्टीप्लाई करना है, जितना 50% आ जाए ना, जितना आ जाए उसका 50% पहले 8 घंटे में, उसका बाकी 50% आपने 16 घंटों में देना होता है। इस तरह हो गए आपके पूरे 24 घंटे। ओके, मैंने कुछ चैप्टर छोड़ तो नहीं गया, काफ़ी मैं जल्दी आगे पहुँच गया। पता नहीं मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, आई डोंट नो। ओके, इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट बोनी मेटास्टेसिस, तो ये बोन स्कैन होता है, ये न्यूक्लियर मेडिसिन वाले टॉपिक में आ जाता होता है। अगर कैंसर किसी सिंगल लिम्फ नोड में फैल गया है तो आपने उस लिम्फ नोड की रेडिएशन करनी होती है। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया या शुरू होते ही खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट है कि ब्रेन के डिसऑर्डर के लिए, ट्यूमर के लिए एमआरआई करते होते हैं, और इसोफेगस के कैंसर को डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी और स्टेजिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते होते हैं।